नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अवसरों के साथ एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य .114 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेमेस्टर 2 की पेपर 3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सेमेस्टर 2 में पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना है, जिसमें कि पेपर 3 में हमें रीतिकाल और पेपर 4 में आधुनिक काल हमको पढ़ना है। तो चलिए हम रीतिकाल का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने लाते हैं कि रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। दोस्तों, इनकी प्रेरक परिस्थितियों अर्थात कहा जा सकता है कि इनकी जो वर्तमान की स्थितियां रही हैं, राजनीतिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, इस तरह की जो स्थितियां रही है, इस तरह की जो परिस्थिति हुई है, उन सभी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका क्या आंसर है वह हम देखते हैं। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक समय सीमा रीतिकाल से अभिहित है। अर्थात दोस्तों, रीतिकाल का समय सीमा जो है वह संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। यह काल समृद्धि और विलासिता का काल है। श्रृंगार की अदम्य लिप्सा इस युग के जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट प्रतिबिंबित है। दोस्तों, अदम्य लिप्सा का अर्थ होता है नहीं दबाने जाने वाली इच्छा। आगे है दोस्तों, कला वासना पूर्ति का साधन बनी और नारी उसका आलंबन बनी। स्पष्टता, प्रेम और नायक नायिका भेद का जो चित्र इस काल की कवियों में मिलता है, वही तत्कालीन परिस्थितियां का प्रतिबिंब है। दोस्तों, आगे है हमारा राजनीतिक परिस्थितियां में क्या क्या बताया गया है। राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक दृष्टि से यह 200 साल का समय मुगल काल में शाहजहां से लेकर लॉर्ड हार्डिंग तक का समय है, जिसमें शाहजहां की उत्कृष्टता वाला प्रियता का युग भी रहा है और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता भी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कत्लेआम एवं अत्याचार की घटनाएं भी इसी काल में घटित हुई। अंग्रेजों की कूटनीति, चालों और कुचाल का जाल भी इसी युग में पनपा। छोटे छोटे राज्यों, राजवाड़ों, सरदार सामंतों का विपत्ति आदि से अंग्रेज शासकों की अधीनता स्वीकार कर आंख मूंद कर दरबारी विलासिता में मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल में है। इस काल के कवि इन विलासी राजवाड़ों के दरबारों में वह कर आश्रयदाताओं को विलासिता में सुरा के प्याले पिला रहे थे। राजमहल में नचरंग का तथा मदिरा पान का ही बोलबाला था। सुरसराही एवं सुंदरी के राज्य में विलासी जीवन से उत्पन्न कविता श्रृंगारिक कविता बनती है। दोस्तों, आगे है हमारा सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अधपतन का युग रहा। यह सामंतवादी युग था, जो सामंतवाद के अपने सभी दोषों से मुक्त था। निम्न वर्ग वालों को ये मात्र अपनी संपत्ति मानते थे, जिनका अस्तित्व केवल उनके लिए, उनकी सेवा के लिए ही था। नारी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग उनकी विलास, उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। सुरा और सुंदरी राजा और प्रजा के उपास्य विषय हो गए थे। नैतिक मूल्यों का पूर्णतः अभाव था। चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध न था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पापाचार का केंद्र बन गए थे कि हिंदू अपने अपराध राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। रूढ़िवादिता के अधिक बढ़ जाने से मुसलमान जीवन की वास्तविकता से दूर हो गए। क्रम और आचार का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया। आगे है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट, साहित्य और कला। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग काफ़ी समृद्धि रहा है। ललित कलाओं में चित्रकला, स्थापत्य और संगीतता का पोषण राजमहलों में हुआ।
संगीत शास्त्र पर कुछ प्रमाणिक ग्रंथ लिखे गए। अलंकार प्रिय विलासी राजा और बादशाहों की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण तथा कल्पनाप्रक वैविध्य की नवीनता के कारण कलाएं कला की सीमाओं से दूर पड़ गई। आगे है दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृति में जो समन्वय हुआ था वह औरंगजेब के कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों मठों के पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को शुरू दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजे जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों तक सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं तकियों पर जाने लगे थे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार का केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी तथा पंडित उठा रहे थे। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थापन रहा। मुगलों की राजकीय भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती हैं। राजस्थानी शैली के चित्रों में रागमाला एवं कृष्ण राधा की लीलाओं, लोक कथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतें में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। कवियों एवं कलाकारों को राजाश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमूर्त विकास हुआ। आगे है दोस्तों हमारा श्रृंगारिकता। रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु है श्रृंगार। इस काल में नख सिख चित्रण के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई तथा राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का विभिन्न प्रकारों से चित्रण किया गया है, जिसमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। नायिका भेद के अंतर्गत भी श्रृंगार ही मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। रीतिकालीन दरबारी कविनेश प्रवेश एवं उससे विशेष संबंधित ही इन कवियों को विशेष प्रिय रहे हैं। उनकी श्रृंगारिकता में रूप लिप्सा, जिसको हम सुंदरता कह सकते हैं, उसका अर्थ होता है भोगेच्छा, विलासिता एवं शरीर सुख की कामना ही दिखाई पड़ती हैं। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने श्रृंगार रस वर्णन में ही अपनी रुचि अधिक दिखाई है। काल शास्त्र के परंपरा में बंधे हुए लक्षण ग्रंथों में श्रृंगार के विभिन्न भेद, उपभेद, नायिका भेद आदि का विषय निरूपण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की प्रधानता की लक्ष्य कर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है, सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही। श्रृंगार रस के दो पक्ष संयोग और वियोग का चित्रण किया गया है। संयोग चित्रण में कहीं कहीं अश्लीलता का समावेश हो गया है, विशेष रूप से उन स्थलों पर जहाँ रूप वर्णन या विपरीत स्थिति का वर्णन किया गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीति मुक्त स्वच्छंद कवियों में हृदय की आकुलता एवं विकुलता का मार्मिक एवं अनुभूति परक का चित्रण किया गया है, जबकि बिहारी ने विरह ताप एवं विरह जन्य की सतह का काल्पनिक वर्णन किया है, जो कहीं कहीं मजाक के हद तक पहुंच गई है। प्रेम के उदार पक्ष का चित्रण रीतिकाल के प्रमुख बहुत कम कवि ही
कर सके हैं। रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता के संबंध में डॉक्टर भगीरथ मिश्र का यह मत समुचित प्रतीत होता है। श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम का अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपस्या आदि उदार पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत आए हैं। वियोग वर्णन में कवियों ने शास्त्रीय काम दशाओं का निरूपण किया है। समृद्धि, गुण कथन, प्रलाप आदि के द्वारा अपनी मनोदशा का चित्रण तत्कालीन नायिकाएं करती दिखाई गई हैं। रीतिकालीन श्रृंगार में रूपलिप्सा, प्रेमजन, विलासिता, शारीरिक सुख की कामना, भोगेच्छा एवं नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण जैसी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। आगे है दोस्तों हमारा अलंकारिकता। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविगण कविता सुंदरी को अलंकारों से सुसज्जित करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। विलासी दरबारी मनोवृत्ति के कारण ही कवियों को काव्य में सहजता के स्थान पर कृत्रिम अलंकारिकता का समावेश करना पड़ा। अलंकारों के प्रति उनका मोह ज़्यादा प्रबल था। वे प्रयत्न पूर्वक काव्य में अलंकारों को समावेश करते थे और इस प्रकार अपनी बुद्धि का लोहा बनवाने को विवश करते थे। वस्तुतः वे केशवदास की इस युक्ति कथन के उपचधर थे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुरवन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई बनिता मित्र, अलंकारों के बिना कविता सुंदरी सुशोभित नहीं होती, भले ही वह अन्य गुणों से युक्त क्यों न हो। अपने इस मान्यता के अनुरूप उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का समावेश किया। अलंकार के दौड़ने के कारण अंध अधिकांश स्थल पर काल विकृत हो गया है, क्योंकि वहाँ अनुभूति प्रमुख न होकर अलंकार का चमत्कार ही प्रमुख है। केशव में ऐसे प्रसंग संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है। अलंकारिकता चमत्कार के मोह में काव्यत्व की हानि हो गई है। रीतिकालीन कवियों ने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। सादृश्य मूलक, विरोधी मूलक, संभावनाएं मूलक, चमत्कार मूलक एवं अतिशय मूलक अलंकार इस काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। संभावनाएं मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रचुरता होने के कारण रीतिकाल में कल्पना की ऊंची उड़ान और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। बिहारी के काव्य में एक और तो उत्प्रेक्षा का सौंदर्य विद्यमान है, तो दूसरी ओर यमक श्लेष अनुप्रास जैसे सात्विक चमत्कार की। बिहारी की उत्प्रेक्षाएं बड़ी सटीक एवं मनोहारिक बन पड़ी है, जैसे सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात मनोनीलमणि शैल पर आता पर्य प्रभात। रीतिकालीन कवि के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्य आवश्यकता थी। इस ज्ञान के बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता मुख्य खूब फली फूली। आगे है दोस्तों आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि विभिन्न राज दरबारों के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देवभूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से रीति यश प्राप्त करते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास तथा कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की। तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह के प्रशंसा में सुजान चरित्र लिखा। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, शिवा बामनी तथा छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूषण की इन रचनाओं की प्रशंसा करते हुए लिखा है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को
कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की वंदना भूषण ने की है। परंतु यदि भूषण जैसे कुछ कवियों को छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों के द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। देव जैसे प्रसिद्ध कवि को कई आश्रयदाता बदलने पड़े, किंतु उन्हें अस्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ। कवियों को किसी न किसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता था, और कभी कभी उनके प्रतिद्वंदी उन्हें दरबार से निकालने में भी सफल हो जाते थे। वे राजनीतिक दांव-पेच में एवं जोड़ तोड़ में लगे रहते थे। आगे दोस्तों हमारा नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। रीतिकालीन काव्य के केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्षत्र चित्रण में रीतिकालीन कवियों ने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के बाह्य रूप के चित्रण निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। इसकी आंतरिक गुणों का चित्रण उन्होंने नहीं किया है। नारी के विभिन्न अंगों का चित्रण करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों उनके मनमोहक रूप से परिचित कराया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का। अतः वे इनके अंग पक्षों की ओर नितान विलासिता रहे। नारी को वे भोग विलास उपकरण मात्र समझते थे। अतः उसके अन्य रूपों गृहिणी, पत्नी, माता, बहन, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति इस एकांगी के कारण वे नारी के सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति की दिखा सकने में सफल नहीं हुए। राजनीतिक कवियों ने नारी को कामुक दृष्टि से देखा, इसलिए उनकी वृत्ति नायिका के अंग प्रत्यंग की शोभा का निरूपण करने में, उसके हाव भाव का चित्रण करने में ही अधिक रमी है। नारी के प्रति उनका संकुचित दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश से अनुप्राभित था। तो दोस्तों यह था रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।